आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान का डिज़ाइन कैसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी ही क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन के होने से क्या फ़ायदा है। इसके साथ ही इवन यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका, इसके बाद साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्योंकि वो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, 1994 में ही वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की बात करेंगे, अमेरिका के भी प्रीएम्बल को देखेंगे, साउथ अफ्रीका के प्रीएम्बल को और कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, इंडिया को देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका देखो, इसकी लोकेशन वर्ल्ड में अफ्रीका में सबसे नीचे जो रेड दिख रहा है, अब देखो अफ्रीका यहाँ पे जूम करके हम देख रहे हैं तो अफ्रीका में सबसे नीचे साउथ अफ्रीका दिख रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन साउथ अफ्रीका में जो थे वो थे नेल्सन मंडेला, 2013 तक रहे, नाउ ही इज़ नो मोर। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी बुक में ना लेसन स्टार्ट होता है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, सबसे पहले इनकी स्पीच ये वाली। तो देखो मंडेला साहब के बारे में जान लो, ये क्या कहते थे, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, मतलब वाइट डोमिनेशन, वाइट भी डोमिनेट नहीं कर सकता, वाइट मतलब ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, ब्लैक भी डोमिनेट नहीं कर सकते, ब्लैक जैसे क्रिस गेल आपने देखा होगा, तो ब्लैक भी डोमिनेट नहीं कर सकते। और क्या बोलते हैं, आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, मतलब हमेशा इन्होंने एक चेरिश किया है, मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाया है कि डेमोक्रेसी का आइडियल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो आगे होनी चाहिए, और फ्री सोसाइटी का सपना इन्होंने देखा है जिसमें सभी लोग हार्मनी, बिल्कुल खुशीपूर्वक, बिल्कुल आज़ादी के साथ रहें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ सभी को इक्वलिटी मिले। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर, और यही आदर्श है जिसके लिए जीना चाहते हैं। और इवन ये बोल रहे हैं कि अगर इसके लिए इनको मरना पड़े ना तो ये मरने के लिए भी तैयार हैं। अब ये वाली स्पीच एक्चुअल में ली कहाँ से गई है, बुक में तो उतनी लिखी है, लेकिन ये देखो यहाँ से ये स्पीच थोड़ी सी उठाई गई है। ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम से इनकी स्पीच स्टार्ट होती है, बट इसमें जो थर्ड लाइन है, आई फॉट, यहाँ से आपके बुक में ये स्पीच थी। अब आपके बुक में एक ये भी दिखेगा आपको, ये भी क्या है समझ लो, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ये एक वार्निंग है, किसकी वार्निंग है, वाइट सेटलर्स की। तो वाइट सेटलर ने क्या वार्निंग दी, नेटिव्स मतलब वहाँ के रहने वाले निवासी, इंडियंस भारतीय, और कलरेट्स चाहे वो चाइना का हो, रसिया का हो, उन सबको वो कलरेट्स कहते थे। इफ़ यू एंटर दीज प्रीमाइसेस एट नाइट, अगर तुम इस एरिया में रात में आए तो तुम्हारा नाम जो है ना वो मिस्ड लोगों की लिस्ट में हो जाएगा, मतलब मिसिंग, खोया हुआ जो होता है ना, लापता। आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट, जैसे ही आर्म्ड गार्ड तुम्हें देखेंगे वो तुमको गोली मार देंगे। सैवेज डॉग्स डिवर द कॉप्स, आप देख रहे हो ना, और ये जो कुत्ते हैं ना, शिकारी कुत्ते, ये तुम्हारी डेड बॉडी को खा रहे होंगे। तो इस तरीके का डर वहाँ पे वाइट यूरोपियंस ने बना के रखा था। इसके बाद इसी पेज पे ना आपको एक और ये साइन बोर्ड दिखेगा, ये एक्चुअली बीच, जो समुद्र का जो किनारा होता है बीच, वहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था। इसको जूम करके देखते हैं, 3 भाषाओं में लिखा हुआ है, अफ्रीकन, जूलू और इंग्लिश। ऊपर अफ्रीकन, ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है। सिटी ऑफ डरबन, ये डरबन सिटी का है। यहाँ पे बोला जा रहा है अंडर सेक्शन 37 सेक्शन धारा के तहत ऑफ द डरबन बीच बाई लॉज, जो बीच के लिए जो कानून इन्होंने बना रखे हैं, दिस बाथिंग एरिया इज रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द वाइट रेस ग्रुप, मतलब ये जो बाथिंग एरिया है ना ये बीच का, यहाँ पर केवल वाइट पीपल ही नहा सकते हैं और इस बीच पे आ सकते हैं। और अगर ब्लैक कोई आएगा या कोई और आएगा कल रेड वगैरह, तो उसको क्या करेंगे, वही गोली मार देंगे, डेंजर वाली सिचुएशन। तो ये सिचुएशन थी साउथ अफ्रीका की। अब नेल्सन मंडेला की बात कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला आप देख ही चुके हैं। तो उनको ट्रीजन, देशद्रोह, मतलब अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो उनके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा दिया। उनको और उनके साथ 7 अदर लीडर्स को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, उम्र कैद 1964 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी और 28 साल तक वो जेल में रहे। अपार्थाइड ये क्या है, अपार्थाइड के बारे में जानते हैं। अपार्थाइड एक रिजीम थी जो साउथ अफ्रीका में
वाइट माइनॉरिटी, माइनॉरिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटी मतलब कम जनसंख्या वाले लोग, तो वाइट जो थे वो माइनॉरिटी में थे, ब्लैक्स कलरेड, ब्लैक्स बेसिकली मेजोरिटी में थे। तो ये क्या था अपार्थाइड रिजीम, देखो यहाँ पे क्या है वाइट एरिया, यहाँ पे भी एक वैसा ही बोर्ड लगा हुआ है, क्या बोल रहा है वाइट एरिया है। इसके बाद देखो इवन स्टेयर्स, सीढ़ियाँ जो हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है नन यूरोपियंस ओनली, राइट हैंड साइड में यूरोपियंस ओनली, मतलब इवन सीढ़ियाँ भी अलग अलग बना रखी थी यूरोपियंस ने अपने जाने के लिए कि भाई इधर से तुम मत जाना। ये देख लो बेंच यूरोपियंस ओनली, इस पे कौन बैठेगा, केवल यूरोपियंस। तो ऐसी चीज़ें इन लोगों ने कर रखी थी ना कि बिल्कुल मतलब ब्लैक पीपल को परेशान ही कर रखा था। अब यहाँ पे देखो एक पानी पीने के लिए जो एक इंसान खड़ा है, ये लेफ्ट वाला देखो यहाँ टैंक के सामने आपको दिखेगा कलरेड लिखा हुआ है, और उसके राइट साइड में देखो इसके हेड से राइट देखो तो दिखेगा वाइट मैन। तो वाइट मैन के लिए जो है वो अलग से है पानी पीने वाला, और कलरेड के लिए अलग से। तो मतलब पानी पीने का ही नहीं, सीढ़ियाँ ही नहीं, ये पूरी लिस्ट देख लो। अब ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल, इवन पब्लिक टॉयलेट्स, ये सब कुछ वाइट और ब्लैक्स के लिए अलग अलग था। इस थ्योरी को सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मैथ में अलग अलग करना होता है। तो 1950 से जो ब्लैक और कलरेड थे, 1994 में देश आज़ाद हुआ, तो 1950 की हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की। 1950 से ब्लैक कलरेड कोशिश कर रहे थे अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने की और प्रोटेस्ट वगैरह करते थे। इसमें सबसे ऊपर जो नाम था वो था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसका नाम याद कर लो, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था, देखो यहाँ पे ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड यूनियंस वगैरह काम करते थे। तो सेग्रीगेशन, आपको पता है ये सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना, तो सेग्रीगेशन की जो पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट में ANC काम कर रहा था। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि कम्युनिस्ट पार्टीज़ वगैरह भी बन चुकी थी जो सब इसके ANC के अंडर में ही थी, और ANC को कुछ वाइट पीपल ने भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट, रेसिज्म से वर्ड बनता है नस्ल भेद, मतलब एक अलग नस्ल को अलग से कुछ दे देना प्रिविलेज। तो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी, टॉर्चर करती थी, मारती थी। हजारों लोगों को इन्होंने मार दिया, कलरेड ब्लैक्स को हजारों लोगों को मार दिया। लेकिन अब जो लोग थे ना, अब टाइम मैच्योर हो रहा था, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश आज़ाद हो चुके थे। तो अब ब्लैक्स, कलरेड और इंडियंस भी यहाँ पे अच्छी संख्या में थे, क्योंकि प्लांटेशन के लिए उनको ब्रिटिश यहाँ पे ले गया था। तो इंडियंस भी बहुत सारे थे। अब इन सब लोगों ने मिलके क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मार्च शुरू किया। और इवन ये जो भी लोग थे, लाइक चाहे आप बात करो, जैसे ये देखो आगे नेल्सन मंडेला जैसे ही एक आदमी नज़र आ रहे हैं, बाकी काफ़ी सारे ब्लैक हैं। इवन यहाँ पे मिक्स्ड रेसेज के लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये सभी लोग जो है ना, सिर्फ नन वायलेंस नहीं करते थे, अहिंसा। वैसे तो नेल्सन मंडेला ने नन वायलेंस को प्रैक्टिस किया था, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ना वायलेंट हो गए थे। लोगों ने मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जलाया, गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर अटैक किए, उनको मारा। सो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेसिज्म के अगेंस्ट इन लोगों ने काम किया। सो टाइम मैच्योर होता है, और 28 ईयर्स के बाद नेल्सन मंडेला आज़ाद होकर जेल से बाहर निकलते हैं। और 26 अप्रैल 1994, ये एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, 1994 26 अप्रैल को आज़ाद होता है देश साउथ अफ्रीका। और नया जो इनका नेशनल फ्लैग बनता है साउथ अफ्रीका का, उसको फहराया जाता है। अब नेल्सन मंडेला साहब आज़ाद होके आ जाते हैं और देश के पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1994 में। मंडेला साहब ने एक स्पीच दी, देखो क्या लिखा, हिस्टोरिकल इनेमीज़ कौन थे, ब्लैक्स और वाइट्स। इन्होंने बोला अब हम लोग शांतिपूर्वक सभी पुरानी चीज़ों को भूल के अब आगे बढ़ चुके हैं, और अब हम अपार्थाइड रिजीम से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं।
और हम एक प्रिपेयर कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करें और एक दूसरे की गुडनेस, अच्छाइयों को देखें। साथ में ये भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो कभी भी सच्चाई पे, अच्छाई पे अपना बिलीफ, अपना विश्वास ख़त्म नहीं करेंगे और हमेशा वो ह्यूमन बीइंग्स में, मानव में और मानवता में ही हमेशा वो फेथ देखेंगे। और ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेथ इन ह्यूमन बीइंग्स इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी। और बिल्कुल ही डेमोक्रेसी का आइडियल सिचुएशन इन्होंने यहाँ पे दिखाया। हालांकि ब्लैक्स वही थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक वाइट्स के अत्याचार सहे थे, और वाइट्स अब जब देश आज़ाद हो गया तब भी वाइट्स यहाँ पे बोले कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लो और हमें भी कुछ ऐसा दो। मतलब वाइट्स को ये बोलते हुए शर्म भी नहीं आई कि आप हमें जो है अब छोड़ दो, माफ़ कर दो, है ना, जो उनके साथ गलत करते आ रहे थे। सो यहाँ देखो एक और चीज़ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बात करता है। एक तरफ ये बोलता है कि एक सोलेम पैक्ट है, शांतिपूर्ण पैक्ट है ना, जिसमें साउथ अफ्रीका की जो लोग हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं एक दूसरे से कि हम लोग कभी भी जो हमारा रेसिस्ट, नस्ल भेद, नस्लवाद जो था, ब्रूटल, क्रूर एंड रिप्रेसिव पास्ट, जो दबा हुआ जो पास्ट है हमारा, जिसमें वाइट्स ने हमें दबाया है, रिप्रेस किया है, उसको कभी भी दोबारा आने नहीं देंगे। और उससे भी बड़ी चीज़, ये हमारे देश को बनाने का, मतलब देश का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम सब लोग मिलके, देश के लोग मिलके इसको बना रहे हैं। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस। मतलब जो ये देश है ये हम सब के लिए होगा, ब्लैक हो, वाइट हो, वुमेन हो, मेन हो। वुमेन की बात यहाँ पे इसलिए की गई है क्योंकि बहुत सारे देशों में वुमेन सफरेज नहीं दिया जाता था। सो यहाँ पर यूनिवर्सल, सभी चीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता है। तो डेमोक्रेसी में जो भी प्रिंसिपल्स हैं इंपॉर्टेंट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।